ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्लीज कोई कमेंट मत करना, मुझे तुम्हारे कमेंट नहीं दिख रहे हैं। बस एक मिनट रुक जाना, तुम्हारे कमेंट आ जाएंगे। और आज मैं ही इंडियन पॉलिटी कंटिन्यू करूंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो यूजुअली मैं हर क्लास में सबसे पहला टॉपिक ही पढ़ाता हूं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से इस बैच में इंग्लिश हिंदी दोनों वाले हैं ना? है ना? तो इस बैच में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों है, तो हमारी क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, तो उसमें इंग्लिश हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी सब कुछ क्लियर कर देता हूँ नोट्स को लेकर कि नोट्स कैसे रहेंगे। देखो, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसके मैं आपको रिटर्न नोट्स दे दूंगा, है ना? तो मतलब जो भी आपके टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं नोट्स के थ्रू दे दूंगा आपको, रिटर्न नोट्स के थ्रू। लेकिन उसके बावजूद मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नोट्स बनाते वक्त मैंने अपने उसमें लिखी नहीं थी, है ना? एक्चुअल में मैं सब कुछ नोट्स में नहीं देना चाहता था, क्योंकि नोट्स की क्या होता है ना, मतलब कॉपी हो जाती है अलग अलग, है ना? उसे मार्केट में बच्चे बेचना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं जो पीडीएफ प्रिपेयर करता था वो पीडीएफ बच्चे, है ना, किसी और बच्चों को सेंड करना शुरू कर देते थे। तो उस पीडीएफ में मैंने सारी बातें इंक्लूड नहीं की। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं क्लास में भी समझाता हूं, तो जो चीज मैं क्लास में समझाऊंगा तो आप उसे लिख सकते हो ना? ओके। चलिए, जय हिंद बच्चों। अंश पंडित, वेलकम टू एग्जामपुर। बेटा, एग्जामपुर में मुझे इस मार्च में 1 साल होने वाला है। ठीक है, मैंने पिछले साल मार्च में ज्वाइन किया था एग्जामपुर, अब मुझे 1 साल होने वाला है। ठीक है, मुझे तो इनफैक्ट आपका वेलकम करना चाहिए एग्जामपुर पे, है ना? ओके, चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? बच्चों, जहां पर आपकी क्लास नहीं आती है, जहां पर आप अपनी क्लास के लिए क्लिक करते हो, तो वहीं पर आपको देखना पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगी। जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं वो पीडीएफ डलवा दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आज ही वो पीडीएफ आप लोगों को दे दूं। ओके। देखो, अब सुनो, जो कह रहा है कि सर पहले सिलेबस बता दो हमें। देखो, सिलेबस बताने में अब क्या है ना, टाइम वाइम जाता है। मैं आपको बता दूं कि उसकी तुम हेडेक मत लो, और मुझे पता है कि तुम्हारा टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कराना है। बस तुम फिलहाल पढ़ने पर फोकस करो, ठीक है? चलिए। हाँ, ठीक है ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सुनो सुनो, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम लोग, है ना, बोर्ड से ही नोट्स बनाएंगे। देखो, तुम बोर्ड से तो नोट्स बना ही सकते हो, और साथ ही साथ तुम्हें हैंड रिटन भी मिल जाएगा, मतलब प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल ही जाएगा। इंग्लिश और हिंदी अलग अलग है। ओके। चलिए तो क्लास करें। ओके, तो कोच सिलेबस कैसे पूरा कराएंगे बता दीजिए। अरे मैं करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, पढ़ान तो दो मेरे को। देखो, जो ये कह रहा है सुधांशु, सर पूरा पढ़ाओ, हम सब लोग यहीं पर नोट करते हैं। देखो, एक चीज समझा करो, मेरी क्लास 1 ही घंटा चलेगी रेगुलरली। उसमें अगर मैं सब कुछ यहां पर लिखवाना शुरू कर दूं एक एक चीज, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस चीज को याद रखना। इसलिए कई चीज मैं आपको प्रिंटेड नोट्स के फॉर्मेट पे दे दूंगा। चलिए, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें। एक तो तुम्हारे आज कमेंट ही बंद नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसे चक्कर आ जाएंगे। अब सुनो, तुम लोग पहले मुझे पढ़ान दोगे? मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, तुम उससे पहले ये कह रहे हो सर थोड़ा धीरे पढ़ाना, सर ये करना वो करना। अरे मुझे पढ़ाने तो दो यार, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से। नोट्स का तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को जो मेजॉरिटी नोट्स रहेंगे वो, है ना, आपको मिल जाएंगे प्रिंटेड फॉर्मेट में। तब भी जो चीज मैं बोर्ड पर लिखा करूं उसे तुम नोट डाउन कर लिया करो। ये तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि अगर मैं किसी चीज पर फोकस कर रहा हूं बोर्ड पर, तो तुम उसे नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है?
चलिए अच्छा एक चीज और, मैं अभी आखिरी चीज मैं बोल रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तुम लोगों के कमेंट नहीं देखूंगा, क्योंकि आप में से काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि जब हमारा मन करेगा तब हम पूछेंगे और तब हमें आंसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैं पहले पढ़ाऊंगा, मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा। जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया, उस वक्त आप बोलना कि सर मुझे ये वाली चीज समझ में नहीं आई है। ये मत कह देना कि सर पूरा दोबारा फिर से रिपीट करो। कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई तो बता देना, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में। हिंदी में संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा आज का सबसे पहला चैप्टर है। ओके, मेरा नाम रोहित यादव है, ठीक है। अब सुन लो। तो देखो, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन एक बात तुम लोग याद रखना कि जब हम बात करते हैं भारत का संविधान किसने बनाया, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, इस टॉपिक के अंदर हमें यह पढ़ना है कि भारत का संविधान बना कैसे। अब आप इस चीज को याद रखिए, इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत का संविधान जिसने बनाया वो कैसे बनी। आप सब जानते होंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा ने। अगर किसी को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर लग रहा था तो वो गलत है। हमारा संविधान बनाया था संवैधानिक सभा, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा ने भारत का संविधान कैसे बनाया, मतलब संवैधानिक सभा कैसे तैयार हुई। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, दूसरा पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया। यहां तक बात समझ में आई? ओके, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सुनो, तो याद रखो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है 1934 से। अब 1934 में क्या हुआ बच्चों, देखो ये जो चीज मैं बोर्ड पर लिखते जा रहा हूं इसे तुम साथ ही साथ नोट भी कर सकते हो। तो देखो, जब हम बात करते हैं 1934 की, तो बच्चों 1934 में एक व्यक्ति है उसका नाम है एम.एन. रॉय, है ना। अब एम.एन. रॉय को हम क्यों याद रखते हैं, याद रखिए 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिंदी में संवैधानिक सभा का विचार। आप लोग इंतजार मत करिए, आप लोग लिख सकते हैं मेरे साथ ही। तो देखिए 1934 को मैं इस टॉपिक की स्टार्टिंग करता हूं, है ना। और 1934 में एक व्यक्ति है एम.एन. रॉय, जिन्होंने संवैधानिक सभा के गठन का विचार दिया था, आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इसमें से किसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, एम.एन. रॉय होगा। तो मैं इसमें बस इतना याद रखना है कि 1934 में एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था। अब आता है बच्चों 1935। अच्छा, ये जो चीजें अभी मैं लिख रहा हूं ये तुम्हें तुम्हारी पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, तो इसे इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो अब 1935 में क्या हुआ, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1939 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसे हिंदी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कहेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से संवैधानिक सभा की मांग की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी अंग्रेजों ने पहली बार। ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रथम बार संवैधानिक सभा की, प्रथम बार संवैधानिक सभा की मांग की। अंग्रेज सरकार से।
चलिए मैं बोर्ड की पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। ओके, ये जो बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं ना, ये बोर्ड की पीडीएफ में भी आपको लोगों को दे दूंगा, ठीक है। हाँ तो सुनो, कुछ बच्चे, अब मैं देख रहा हूं और अब मुझसे थोड़ा सा झिल नहीं रही है, काफी बच्चे मेरी राइटिंग को लेकर कमेंट कर रहे हैं। बिलीव मी, मेरी राइटिंग इतनी तो है कि ये लेजिबल है और तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें नाटक आ रहे हैं कि सर आपकी राइटिंग बहुत ही बेकार है, ये है वो है, देखिए तुम्हें समझने से मतलब होना चाहिए, मेरी राइटिंग अच्छी हो या बुरी हो इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतनी राइटिंग तो लिख रहा हूं मैं कि तुम्हें समझ में आ जाए। और एक और बात याद रखना, तुम लोग कोई पहले लड़के नहीं हो या पहले लड़कियां नहीं हो जो शायद मैं पढ़ा रहा हूं। मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं इसी राइटिंग में 6 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, सबको समझ में आ रही है। तो यहां पर नाटक करने की जरूरत नहीं है कि सर मैं आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार से पहली बार संवैधानिक सभा की मांग की। आपसे बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से साल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार से संवैधानिक सभा की मांग की थी। तो वो 1935 ईयर था जब कांग्रेस ने पहली बार डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा की, ठीक है। तो चलिए, ये दोनों पॉइंट तुम्हारे समझ में आ चुके हैं। 1934, 1935 क्या क्या हुआ था, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, ये 2 पॉइंट हो चुके हैं और जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उसकी तो मैं पीडीएफ मिल ही जाएगी। चलिए, तो ये हो गया 1934, 35 और अब हम चलते हैं 1938। बच्चों 1938 में क्या हुआ, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, मैं केवल इसे खाली समझा दूंगा। तो सुनो ध्यान से, 1938 में यह हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ जरूरी बातें कही। पंडित नेहरू ने कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी उसमें मतलब किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो किसी प्रकार से किसी बाहरी चीज से इंटरफेयर नहीं होगा उसमें। मतलब अंग्रेज सरकार इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब संवैधानिक सभा संविधान तैयार कर रही होगी। तो एक तरीके से पंडित नेहरू अंग्रेज सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो हमारी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस, बाहरी हस्तक्षेप मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो पंडित नेहरू ने यहां पर कहा था संवैधानिक सभा के बारे में, वो चीज ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा बनेगी वो संवैधानिक सभा एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मत अधिकार के आधार पर बनेगी। ओके, तो ये 2 बातें पंडित नेहरू ने कही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। मैं अपनी बातों को फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहली चीज क्या कही कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा द्वारा, यह संवैधानिक सभा में किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप, आउटर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे संविधान। दूसरी चीज, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जो संवैधानिक सभा गठित होगी, वो एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मत अधिकार के आधार पर बनेगी, ठीक है ना। चलिए ओके, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि 1938 में पंडित नेहरू क्या कहना चाह रहे थे। और अब मैं बात करूं 1940 की। तो बच्चों 1940 में क्या हुआ था, 1940 में अंग्रेज सरकार ने भारत में भेजा था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव को इंग्लिश में अगस्त ऑफर कहते हैं, हिंदी में इसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ओके, तो ये 1940 में बस इतना लिख लो, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। अब देखिए, वैसे तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन चलो मैं भी यहां पर बता देता हूं कि अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज सरकार ने क्या बात कही थी। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज सरकार ने
संवैधानिक सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। अगर आप में से ये कोई पॉइंट लिखना चाहता है, क्योंकि ये चीज पीडीएफ पे नहीं होगी, तुम लिख सकते हो। मैं भी हिंदी में बोल रहा हूं, फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। अगस्त ऑफर के सामने तुम ये लाइन लिख लो जो लिखना चाह रहे हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखें अगस्त प्रस्ताव के सामने। लिखो, अंग्रेज सरकार ने संवैधानिक सभा की मांग को, अंग्रेज सरकार ने संवैधानिक सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। अंग्रेज सरकार ने संवैधानिक सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। आई होप हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया होगा। अंग्रेज सरकार ने संवैधानिक सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। हिंदी में, इंग्लिश में लिख लेना, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आई होप यहां तक लिख लिया होगा आपने। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्रिंसिपल। ओके, चलिए तो आई होप 1940 वाला पॉइंट तुमने लिख लिया होगा। अब बच्चों देखो 1942 में क्या हुआ। 1942 में अंग्रेज सरकार ने भारत में भेजा था क्रिप्स प्रपोजल। ओके, तो ये लिख लेना कि 1942 में अंग्रेज सरकार ने भारत में क्या भेजा था? क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रस्ताव। ओके, तो आई होप 1942 में सबने लिख लिया होगा। बस इतना लिख लो, क्रिप्स प्रपोजल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इस चीज को याद रखना, इस चीज को तुम लोग याद रखो कि क्रिप्स प्रपोजल को एक्चुअल में ठुकरा दिया गया था, क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इस प्रपोजल का एज सच कोई फायदा नहीं हुआ था। ओके, चलिए, तो 1942 में तुम्हें बस इतना लिखना है, क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रस्ताव। एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब आई थी। अगर तुमसे कोई मैच द फॉलोइंग में कह दे कि अगस्त ऑफर पहले आया था कि क्रिप्स प्रपोजल पहले आया था, एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में वो सीक्वेंस होना चाहिए कि कौन सी चीज पहले हुई और कौन सी चीज बाद में हुई थी। देखो एक चीज और, तुम लोगों के कमेंट लगातार बंद नहीं हो रहे हैं, तुम लोगों के कमेंट लगातार चल रहे हैं। क्या होता है ना, अगर तुम ऐसे ही कमेंट करते रहोगे तो मैं तुम्हारे कमेंट इग्नोर कर दूंगा और मैं पढ़ाने पर फोकस करूंगा। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको होगी कि मान के चलो अगर किसी को जनरली कोई डाउट पूछना है तो मैं उसकी भी कमेंट इग्नोर कर दूंगा। इसलिए तुम जरा बार बार लिखना बंद करो। ये बताऊं, ये चीज मैंने सिर्फ ऑनलाइन में देखी है कि बच्चे ऑनलाइन में ऐसा कर रहे होते हैं। जब हम बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं, जब बच्चे हमारे सामने बैठे होते हैं, तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बच्चा केवल सुन रहा होता है और लिख रहा होता है। ये ऑनलाइन में मैंने देखा है कि टीचर पढ़ा भी रहा है साथ में और बच्चे साथ ही साथ बोलते भी जा रहे हैं। मुझे बस ये ऑनलाइन का ही समझ में नहीं आता है। देखो, क्रिप्स प्रपोजल तो मैं हिस्ट्री में डीप में पढ़ाया जाएगा। क्रिप्स प्रपोजल को मैं इधर डीप में नहीं पढ़ाने बैठा हूं, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 1942 के बाद अब आता है 1946। बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो सही मायने में 1946 से स्टार्ट होगा। अभी तक हम जितना भी कर रहे थे वो ठीक है, आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन हमारा जो प्रॉपर चैप्टर है वो 1946 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए 1946 क्या होगा। यार मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है, पवन सोलंकी यही नाम होगा। प्लीज सर पूरा लिख दिया करो सर प्लीज। तुम्हें एक चीज पता है, अगर हर चीज में यहां पर पूरी लिखने बैठा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये तुम लिख कर रख लो, ठीक है। मैं फिर से बोलूं क्या, तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा अगर मैं सारी चीज यहां पर लिखने बैठूंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखना है। तो तुम क्या चाह रहे हो, तुम क्या अभी भी वो 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे हो?
कि ये टीचर सब कुछ बोर्ड पर लिखेगा और हम सब कुछ बोर्ड से नोट डाउन करेंगे? क्या तुम्हारा ये स्टैंडर्ड आ चुका है क्या? कमाल कर रहे हो यार। 11 12 के स्टूडेंट हो यार। 12th में कब से टीचर पूरा का पूरा बोर्ड पर लिखने लगा है? वो तो बोलता है ना, तुम तो लिखते होगे। तुम जाने कौन सी दुनिया में हो। अब 1946 में क्या हुआ? 1946 में अंग्रेज सरकार ने भारत में भेजा कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब यहां से हमारा प्रॉपर चैप्टर चालू हो जाता है। तो इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। अब इस टॉपिक से, मतलब इस पर्टिकुलर चीज से हमारा चैप्टर सही मायने से स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसा क्या है इस टॉपिक में, आइए समझते हैं। देखो, हम सबको पता है कि भारत का संविधान बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के अकॉर्डिंग बनी, किस योजना के अनुसार बनी? वो प्लान, वो योजना कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया प्लान था। तो याद रखना, भारत का संविधान जिस संवैधानिक सभा ने बनाया था, उस सभा का गठन किस योजना के अनुसार हुआ था? तो वो जो योजना प्लान था ना, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया प्लान था। अब सुनो, तो इतना तुम्हें नहीं पता क्या कि तुम्हारे सर बीच में चले गए थे छोड़कर, तो उसके बाद मैं आया हूं। अगर वो होते तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता। ठीक है, ओके। अब सुनो, 1946 में अंग्रेज सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा। अब कैबिनेट मिशन को लाने वाले कितने सदस्य थे भारत में? कैबिनेट मिशन को भारत में 3 सदस्य लेकर आए थे, 3 मेंबर्स लेकर आए थे। अब ये जो मेंबर्स हैं, मैं इनके नाम लिख देता हूं, इनके नाम जरूरी होते हैं। तो इन 3 मेंबर्स के नाम कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला नाम है पैथिक लॉरेंस का। सबसे पहला नाम कौन सा है? पैथिक लॉरेंस। दूसरा नाम है एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो क्रिप्स प्रपोजल को ओके निखिल, तो निखिल क्या कह रहे हैं आप? 7 क्वेश्चन आते हैं, इतना घमंड मत दिखाओ सर। अच्छा हुआ आप मैथ्स नहीं पढ़ाते। निखिल, तो क्या होता है ना यार, अब पहले रुक ही जाओ तुम। एक तो क्या है ना, तुम ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बच्चों को बोलने का मन करता है कुछ ज्यादा, क्योंकि टीचर के वो हाथ में नहीं आता है। सामने होते तो तुम्हारी औकात नहीं होती। और दूसरी बात, जो तुम्हें तमीज नहीं है ना, मैं बताता हूं, 7 ही क्वेश्चन आते हैं। अगर 7 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए ना, तुम्हारा एनडीए का एग्जाम भी क्लियर नहीं होने वाला है। पहले तो ये सुन ले। फिर अब दूसरी बात और सुन, अपने ना टीचर्स की तो रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, या फिर अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। अब इसलिए बोल रहा हूं, क्या बताऊं ना, तुम लोग एनडीए का एग्जाम निकाल लोगे, तुम्हारा एटीट्यूड यही सड़क छाप है, टीचर से तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। और ये शायद से मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं, अगर तुम्हारे अंदर ये रिस्पेक्ट वाली चीज नहीं है ना सर, यहां पर एक लड़का है निखिल सर, सर इसे ना वो कर देना आप, है ना बेटा। देखो अभी ना मैंने ना 1-2 को ब्लॉक कराया है। आप एनडीए के बच्चे हो और तमीज सीख लो। देखो एनडीए की तैयारी कर रहे हो, कोई कांस्टेबल की तैयारी नहीं, और मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। अब अगर मेरे को किसी की ना कमेंट आई ना, मैं तुरंत के तुरंत ब्लॉक कराऊंगा। और आप खूब कस्टमर केयर पे या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, मैं बैच ओपन नहीं करूंगा तुम्हारा। मैं बार बार यही बोलता हूं, ये 2-4 बच्चे हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट सीखो। और अब जो है सर किसी का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, अब सिर्फ पढ़ाएंगे। सर ये नाम है निखिल का, मैं इसे तुरंत ब्लॉक करवा देना सर। ब्लॉक कर रहा हूं जो है। और अब सर किसी का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, किसी का भी। अब सर पढ़ाएंगे सिर्फ, ठीक है? अब पढ़ो आप। अब कमेंट जो है कमेंट भी बंद करवा दूंगा मैं, ठीक है सर? आप पढ़ाइए। हाँ, तो ये वाला पॉइंट तुम्हें क्लियर हुआ। और ये चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया हूं, तुम लोग जो है ना, तुम्हारे अंदर जो एक घमंड है ना तुम्हारे अंदर, कि टीचर से किसी भी तरीके से बात कर लेना, ठीक है? निखिल तुम्हारा तो मुझे नाम याद हो गया, बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें मैं रिस्पेक्ट इसलिए बता रहा हूं, तुम लोग अगर मेरे से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी और से ढंग से क्या बात करोगे? तुम एनडीए तो एग्जाम क्लियर कर लोगे, एनडीए एग्जाम के बाद तुम एसएसबी देने जाओगे। एसएसबी में ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना 2 कौड़ी का,
ये एटीट्यूड तुम्हें दिख जाएगा। तुम एसएसबी क्लियर भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड इतना बेकार है। मैंने एसएसबी 2 बार तो क्लियर कर लिया है, ठीक है, और वो भी इसी राइटिंग के साथ मैंने स्टोरी लिखी थी वहां पर, टैट में, वेट में, एसआरटी में और आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसी राइटिंग का इस्तेमाल किया था अपनी स्टोरीज लिखने में, मैं तब सिलेक्ट हो गया। तो मेरी राइटिंग पर क्या क्वेश्चन कर रहे हो बैठ के? और बताओ, इसी चक्कर में मैं अब है ना किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि किस टाइप के बच्चे को फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो मैं तुम्हारे कमेंट नहीं देख रहा हूं। अब तुम्हें मुझसे कोई डाउट पूछना है, कुछ पूछना, पूछते रहो। तुम्हारा एक कमेंट नहीं देखूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम में तमीज नाम की चीज नहीं है। हाँ तो सुनो, ये लैपटॉप है, इस पे तुम्हारे कमेंट आ रहे थे, मैं इसको जरा बंद कर देता हूं, क्यों फालतू में देख रहा हूं। अब सुनो, तो याद रखना, अंग्रेज सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। अब इस चीज को आप याद रखिए, कैबिनेट मिशन को हम कैबिनेट क्यों कहते हैं। कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैबिनेट मिशन को कैबिनेट कहने के पीछे का लॉजिक क्या था। याद रखिए, अंग्रेज सरकार ने भारत में जो मिशन भेजा था, उस मिशन को लाने वाले 3 लोग थे। ये जो तीनों के तीनों है ना, ये तीनों अंग्रेज सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। तो याद रखिए, तो याद रखना, अंग्रेज सरकार ने भारत में जो मिशन भेजा, इस मिशन को लाने वाले 3 लोग थे। ये तीनों के तीनों अंग्रेज सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। तो इस मिशन को अंग्रेज सरकार ने भेजा, तीनों मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। उदाहरण देता हूं मैं तुम लोगों को। तुमने राजनाथ सिंह के बारे में सुना है? राजनाथ सिंह कौन है? कैबिनेट मंत्री हैं। अमित शाह कौन है? कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऐसे ही अंग्रेज सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री इस प्रस्ताव को भारत में लेकर आए थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। अच्छा, कैबिनेट मिशन का प्रमुख कौन है? कैबिनेट मिशन का चेयरमैन कौन है? तो याद रखना, कैबिनेट मिशन का चेयरमैन कौन है? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। चेयरमैन पैथिक लॉरेंस थे। अब सुनो, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था, लेकिन अब मैं बात करूं एग्जैक्ट तारीख की, तो वो कौन सी तारीख थी जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था? आंसर है 24 मार्च 1946। देखो, 1946 तो साल है जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था, लेकिन अगर आपसे कोई एग्जैक्ट डेट पूछता है कि कौन सी तारीख को कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो आपका आंसर क्या होगा? 24 मार्च 1946। तो इस दिन क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत में आगमन हुआ था, अराइव्ड इन इंडिया। तो 24 मार्च को क्या हुआ? 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ओके, अब 24 मार्च को वो आया, फिर 16 मई 1946 को क्या हुआ? 16 मई 1946 को, यानी कि कुछ टाइम बाद, कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की, प्लान पब्लिश किया। तो इस चीज को तुम याद रखना कि कैबिनेट मिशन भारत में आया था। भारत में आने के बाद उसने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सब से बातचीत की, और फाइनली जो उसका मेन पर्पस था भारत में आने का, उसने वो काम कर दिया। कैबिनेट मिशन भारत में आया था एक प्लान को लेकर, वो प्लान उसने तैयार करके कब दे दिया? 16 मई 1946। अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्लान की खासियत क्या है। इस बात को याद रखिए, कैबिनेट मिशन ने जो प्लान दिया था, उसी प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा का गठन हुआ था। देखो, यह बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कैबिनेट मिशन ने जो प्लान दिया था, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ था। तो इस प्लान की तुम्हें अहमियत समझ में आ रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा इसी योजना के अनुसार बनकर तैयार हुई थी। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। 24 मार्च को भारत में आया, 16 मई को कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान दिया, और इसी प्लान के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा का निर्माण होगा, बनेगी। अच्छा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किस योजना के अनुसार संवैधानिक सभा का निर्माण हुआ था, अकॉर्डिंग टू विच प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो हमारा आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन के प्लान के द्वारा। यहां तक आपको बात समझ में आई? चलिए, तो ये 2 पॉइंट हो गए बच्चों अपने। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो प्लान है, इस प्लान की खासियत क्या थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लान के बारे में। चलिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं,
और हाँ, ये जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ये तुम्हें मिल ही जाएगा, तो तुम इन सब की टेंशन मत लेना। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए प्लान की खासियत क्या थी। तो सुनो, कैबिनेट मिशन ने जो प्लान दिया था यानी कि योजना, इस प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितनी सीट होंगी? टोटल इसके अंदर 389 सीटें होंगी। तो टोटल कितनी सीटें होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा में? संवैधानिक सभा में टोटल 389 सीटें होंगी। अब याद रखना, ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 सीटें होंगी, तो याद रखो ये 389 सीटें किसकी हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हैं। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है? ये भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। याद रखिए, प्लान 1946 में आया था और 1946 में इंडिया का कोई डिवीजन नहीं हुआ था। यानी कि जब मैं आपसे कहता हूं कि कैबिनेट मिशन ने 389 सीटें दी थी भारत की संवैधानिक सभा को, तो यहां पर मैं उस भारत का जिक्र कर रहा हूं जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, जिसका विभाजन नहीं हुआ। तो इस भारत में पाकिस्तान भी तो शामिल है। यह बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जब भारत का बंटवारा होगा तो संवैधानिक सभा की जो इतनी सारी सीटें हैं ना, ये कम हो जाएंगी। कम क्यों होंगी? क्योंकि कुछ एरिया आपका पाकिस्तान वाली जगह चले जाएगा। ठीक है, तो सुनो, कैबिनेट मिशन ने जो प्लान दिया उसके अनुसार 389 सीटें होंगी। अब इन 389 सीटों को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक तो होगा 296 और दूसरा होगा 93। क्या होगा? 389 टोटल सीट है, 389 में से 296 सीटें और 93 सीट, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इसको करने के पीछे लॉजिक क्या था, पहले वो समझना। अंग्रेजों के टाइम पर एक भारत का क्षेत्र ऐसा था जो अंग्रेज सरकार के पूरे कंट्रोल में था, पूरे नियंत्रण में था। तो जो क्षेत्र अंग्रेज सरकार के पूरे कंट्रोल में था उसका एरिया काफी बड़ा था, और एक क्षेत्र ऐसा भी था जहां पर अंदरूनी मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में अंग्रेज सरकार ज्यादा इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो उसका एरिया भी काफी छोटा था। तो याद रखना, वो एरिया जो अंग्रेज सरकार के पूरे कंट्रोल में था उस एरिया को हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत, और उसका साइज में भी एरिया काफी बड़ा था। तो उसको हमने दी थी 296 सीटें। तो 296 सीटें किसको दी गई थी? 296 सीटें भारत के उस क्षेत्र को दी गई थी जो अंग्रेज सरकार के पूरे नियंत्रण में था। और जो क्षेत्र अंग्रेज सरकार के पूरे नियंत्रण में था उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं ब्रिटिश भारत के नाम से। तो 389 में से 296 सीटें किसको दी गई थी? उस एरिया को जो अंग्रेज सरकार के पूरे कंट्रोल में था। अब बात करते हैं 93 सीट की। तो 93 सीट किसको दी गई थी? उस एरिया को जो अंग्रेज सरकार के मतलब कंट्रोल में तो था, लेकिन अंदरूनी मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में अंग्रेज सरकार कोई हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करती थी। तो इस एरिया का नाम क्या है? इस एरिया का नाम है प्रिंसली स्टेट्स। इस एरिया का नाम है प्रिंसली स्टेट्स। हिंदी में इसे कहेंगे देसी रियासतें। ओके, तो पहले तुम्हें यह चीज समझ में आ गई कि प्लान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतनी सीटें होंगी। इन सीटों को दो भाग में डिवाइड किया जाएगा, 296 और 93। 296 सीटें किसको दी जाएंगी? ब्रिटिश इंडिया को। 93 सीट किसको दी जाएंगी? प्रिंसली स्टेट्स को। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये अंग्रेज सरकार के पूरे कंट्रोल में था और ये थोड़ा बहुत कंट्रोल में था। अंदर वाले मामलों में अंग्रेज सरकार हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करती थी। तो यहां तक समझ में आया? अच्छा, एक चीज और, जो 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो 296 सीटों पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और बाकी की जो 93 सीटें हैं, इन 93 सीटों पर बच्चों कोई चुनाव नहीं हुआ था। इन 93 सीटों पर क्या हुआ था? नॉमिनेशन हुआ था। नॉमिनेशन को हिंदी में कहते हैं नामांकन, है ना? तो ये क्वेश्चन बताओ, मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चीज।
मैंने एक बार एग्जाम में आता हुआ देखा था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या संवैधानिक सभा पूरी तरीके से चुनी हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। संवैधानिक सभा में टोटल इतनी सीटें थी, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सारी सीटों पर इलेक्शन हुआ हो। इलेक्शन केवल 296 सीटें पर हुआ था, बाकी की सीटों पर क्या हुआ था? नामांकन, नॉमिनेशन हुआ था। बच्चे अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ये बताओ नामांकन नॉमिनेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई प्रिंसली स्टेट है जहां पर कोई राजा महाराजा रहता है, तो राजा महाराजा के यहां क्या होगा? कोई इलेक्शन नहीं होगा। राजा महाराजा अपने यहां से किसी व्यक्ति को भेज देगा संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो महाराजा अपने ही क्षेत्र में से किसी को नामांकित करके, किसी को नॉमिनेट करके संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज देगा। तो यह बताओ कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा पूरी तरीके से इलेक्टेड थी? क्या आप ये बोल सकते हो कि संवैधानिक सभा पूरी तरीके से चुनी हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या संवैधानिक सभा पूरी तरीके से नामांकित, नॉमिनेटेड थी? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। तो ना तो ये पूरी तरीके से इलेक्टेड थी, ना तो पूरी तरीके से नॉमिनेटेड, ये एक्चुअल में दोनों थी, है ना। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब सुनो ध्यान से, ये जो 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों को फिर से डिवाइड किया जाएगा। तो याद रखना, मैं इन 296 सीटों को फिर से डिवाइड कर रहा हूं, 292 और 4। अब मैंने ऐसा क्यों किया? ये 292 सीटें किसकी हैं? 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को हिंदी में प्रांत कहते हैं, गवर्नर को हिंदी में भी यहां पर गवर्नर कहेंगे, राज्यपाल मत कह देना, ठीक है। तो 296 में से 292 सीटें किसकी थी? 11 गवर्नर प्रोविंसेस की। अब तुम्हें यह पूछना है कि सर ये क्या है गवर्नर प्रोविंसेस? तुमने कभी सुना है इतिहास में पढ़ते हुए बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर? ऐसा सुना है ना तुमने कभी? मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो ऐसे टोटल 11 प्रोविंसेस थे जहां पर गवर्नर हुआ करते थे। जैसे बॉम्बे का गवर्नर, तो बॉम्बे एक प्रोविंस, बॉम्बे एक प्रांत हो गया। बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल एक प्रोविंस, बंगाल एक प्रांत हो गया। मद्रास का गवर्नर, तो मद्रास एक प्रोविंस, मद्रास एक प्रांत हो गया। ऐसे करते करते टोटल 11 प्रांत थे जहां पर गवर्नर थे, और इन 11 को कितनी सीटें मिली थी? 292 सीटें मिली थी। अब ये 4 सीटें किसको मिली? ये 4 सीटें मिली थी आपकी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को। ये 4 सीटें किसको दी गई थी? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को। इसे हिंदी में कहेंगे मुख्य आयुक्त प्रांत, मुख्य आयुक्त प्रांत, ठीक है। तो ये जो 4 सीटें हैं, ये 4 सीटें थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, मुख्य आयुक्त प्रांत की। आप बिल्कुल पूछोगे कि सर ये 4 कौन कौन सी थी? मैं इनके नाम आपको बता देता हूं। अब इनके नाम कहां पर बताऊं? चलो मैं इनके नाम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं, यहीं लिख देता हूं। मैं इन चारों के नाम लिख देता हूं बच्चों। देखो इन 4 के नाम क्या थे? इन 4 के नाम हैं, एक तो है दिल्ली, दूसरा है कुर्ग। अब कुर्ग क्या है? कुर्ग आज के टाइम पर कर्नाटका का हिस्सा है, अब नहीं है, है ना। कुर्ग कर्नाटका का हिस्सा है, दिल्ली, कुर्ग। तीसरा है ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। और चौथा कौन सा है? अजमेर, मेरवारा, ठीक है। तो ये जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, मुख्य आयुक्त प्रांत थी, इनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम है दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और चौथा होगा आपका अजमेर, मेरवारा, ठीक है। तो देखो तुम अगर इसे नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी मैं यहां पर बोर्ड पर लिख रहा हूं वो तो मैं ऑलरेडी मिल ही जाएगा, है ना। चलिए, इतना अगर तुम लोगों ने अगर तब भी नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हो। मैं अब कुछ सेकंड बाद अपने आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लूंगा, ठीक है।
आई होप अब तक आपने लिख लिया होगा ये सारी चीजें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो सुनो बच्चों, अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 389 सीटें मिली थी, है ना। अब ये जो सीटें हैं 389, आखिर किस लॉजिक, मतलब कौन सा तर्क लगाकर आपने 389 सीटें दी हैं। तो याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो 389 सीटें मिली थी, ये 389 सीटें पॉपुलेशन के बेसिस पर थी, जनसंख्या के आधार पर थी। संवैधानिक सभा की एक सीट 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर थी। अब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 389 सीटें थी, वो 389 सीटें किस लॉजिक पर निकाली गई थी। तो उस वक्त जो भारत की पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग संवैधानिक सभा को सीटें दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा की एक सीट करीबन 10 लाख की जनसंख्या को दी गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीट कि किस सीट मतलब सीट एक किस अनुपात, किस प्रपोर्शन में थी। अच्छा, अगली चीज ये मैं आपको बता देता हूं कि जो 296 सीटें हैं, देखो यहां पर है ना 296 सीटें, इसके बारे में आपको एक चीज बता रहा हूं बच्चों। ये जो 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों को 3 कम्युनिटी, 3 समुदाय के बीच में बांटा गया था। वो 3 समुदाय कौन कौन से थे। एक तो था मुस्लिम, एक थे आपके सिख, और तीसरे थे आपके जनरल। जनरल मतलब सामान्य। अब जनरल का मतलब क्या होता है, देखो जो 296 सीटें थी जो ब्रिटिश भारत को दी गई थी, 296 सीटों में से कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी, कुछ सीटें सिखों के लिए आरक्षित थी, और बाकी की सीटें जनरल के लिए थी। अब जनरल का मतलब क्या होता है। जनरल का मतलब होता है मुस्लिम और सिख को छोड़कर। तो मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो जो कम्युनिटी समुदाय आ रहे हैं ना, उन्हें आप इन जनरल में मानोगे। जैसे हिंदू हो गए, हिंदुओं को आप जनरल में मानोगे यहां पर, एक्सेप्ट हिंदू एंड एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख, एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स। तो ये वाला तो मैं पॉइंट क्लियर हुआ कि जो 296 सीटें हैं, 296 सीटों को 3 समुदाय के बीच में बांटा गया। अब यहां पर बच्चों का सवाल यह होता है कि आखिर सर ऐसा क्यों किया गया कि आपने टोटल सीट को 3 कम्युनिटी के बीच में बांट दिया। इसके पीछे का लॉजिक यह था कि जैसे, चलो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, 296 सीटों पर क्या होना था, 296 सीटों पर इलेक्शन होना था। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये जो 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों पर हुआ था इलेक्शन। अब इस बात को याद रखना, जब कभी भी हम इलेक्शन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो कौन सा आता है। दिमाग में आया हुआ सबसे पहला ख्याल होता है कि हाँ, इलेक्शन का मतलब होता है आम जनता इलेक्शन में वोट डालेगी। हम जब कभी भी इलेक्शन शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग का सबसे पहला ख्याल क्या होता है, आम जनता इलेक्शन में वोट डालेगी। अब इस चीज को याद रखिए, यहां पर इलेक्शन का मतलब यह नहीं है कि आम जनता ने इलेक्शन में वोट डाला। आम जनता ने 296 सीटों पर वोट नहीं डाला था। इसका मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। देखो, इलेक्शन 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यहां पर कौन सा इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो यहां पर कौन सा इलेक्शन हो रहा है, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, हिंदी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, हमने इनको चुना, इन्होंने हमको चुना, ठीक है। दूर से कुछ दिख रहा है मेरे को, बफरिंग हो रही है। आई होप कुछ बच्चे वहां स्क्रीन पर कह रहे थे कि बफरिंग हो रही है। मेरे ख्याल से बफरिंग तो नहीं हो रही होगी। तो चलिए, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, लेकिन इलेक्शन में आम जनता ने वोट नहीं डाला, इसलिए हम कहेंगे इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अच्छा, एक चीज और, जब मैं कहता हूं डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो
हाँ ठीक है, ओके चलिए अब क्लियर है ना, ठीक है। तो देखिए जब मैं कहता हूं डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, बच्चों प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है आम जनता इलेक्शन में वोट डाल रही है। तो डायरेक्ट इलेक्शन को आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है। लेकिन जब मैं लिखवाता हूं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है हमने इनको चुना, इन्होंने इनको चुना होगा। तो मतलब हमने आपको डायरेक्ट नहीं चुना, पहले हमने इन्हें चुना, इन्होंने आपको चुना होगा। तो यह होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जो कि आप राज्यसभा में भी देखोगे, है ना। ओके तो चलिए ये वाला पॉइंट समझ में आया। अच्छा अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वोटिंग हुई थी 296 सीटों पर, उन 296 सीटों पर वोट किसने डाला था? तो याद रखना 296 सीटों पर जो इलेक्शन हुए थे उसमें आम जनता ने वोट नहीं डाला था, तो किसने वोट डाला था? आंसर है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने। मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में आम जनता ने वोट नहीं डाला था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो 296 सीटों पर वोटिंग हुई थी उन वोटिंग में मतलब किसने पार्ट किया था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने, जिन्हें आप आज के टाइम पर विधायक के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 296 सीटों पर जिन्होंने वोट डाला था वो वोट किसने डाला था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने। जैसे कि आज के टाइम पर आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, बिहार की विधानसभा, तो आज उस टाइम पर ऐसी विधानसभा होती थी, उन विधानसभा के सदस्यों ने 296 सीटों पर वोट डाला था, ठीक है। हाँ तो तुम लोग पूछते रहो, हम कितने टाइम से पूछ रहे थे ये वो, तुम करते रहो जितना पूछना पूछो, मैं आंसर ही देने वाला हूं, क्योंकि इतना तुम्हें समझ में आ गया है। इस क्लास में कई बदतमीज लोग हैं, तो तुम लोग के कमेंट फालतू में देखने का कोई फायदा ही नहीं ना। मतलब तुम्हारे कमेंट देखकर करूंगा क्या जब तुम्हें बोलने की तमीज नहीं आ रही। यहां पर कमेंट कर रहे हैं हम, तुम्हारे कमेंट सेंसेबल भी नहीं है और ना तुम सेंसेबल हो, और तुम एसएसबी क्लियर करोगे। एनडीए का एग्जाम क्लियर करने से तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला, ये लिख कर रख लेना कि हम एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, एसएसबी तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। एसएसबी के लिए क्वालिटी चाहिए होती है, तुम पहले अपने अंदर झांक कर देखो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। जब 2012 में मैंने डिफेंस ज्वाइन किया था, इंडियन नेवल एकेडमी, तो उस वक्त जो एनडीए से फर्स्ट टर्मर होता था, क्योंकि जो लोग एनडीए और नेवल एकेडमी पढ़ते हैं, नेवल एकेडमी वाले सीधे जाएंगे इंडियन नेवल एकेडमी में 4 साल बिताने के लिए। हम वहां पर जो जिनको 6 महीने हो जाते थे ना नेवल एकेडमी में एनडीए से जो आते थे, उनको हम सर बुलाते थे। मतलब मैं 22 साल का था और मैं 18 साल के बच्चे को सर बुलाता था। ये वहां पर एटीट्यूड होता है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो हम अपने से 4 साल छोटे वाले को वहां पर सर बुलाते थे। लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो तमीज भी नहीं है कि तुम अपने से 10-12 साल व्यक्ति को ढंग से बात कर लो और तुम बनोगे ऑफिसर। पहली बार आया इस क्लास में और इस क्लास में आकर मेरा पूरा मूड खराब हुआ है, इसलिए मैं तो अब ये डिसाइड किया है तुम्हारे कमेंट से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं नहीं समझ में आ रहा, मेरी वो हेडेक ही नहीं है। ओके चलिए हाँ तो चलिए बच्चों क्लास आज के लिए ओवर करते हैं। ये जो भी मैंने पैनल पे लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा, और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलिए बच्चों आज की क्लास ओवर करते हैं हम लोग।
आप लोगों से कोई और बात करने का फायदा नहीं है यहाँ पर। चलिए, सो बाय एवरीवन।